वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मुगल काल, ठीक है। और मुगल काल शुरू किया था, उसमें हमने पढ़ लिया था बाबर और हुमायूं के बारे में, ठीक है। तो बाबर के मैंने 4 युद्धों के बारे में आपको बताया था और चारों उसके प्रमुख युद्ध थे और चारों युद्धों में उसने क्या विजय प्राप्त की थी। अब देखिए, बाबर पढ़ने के बाद हमने हुमायूं पढ़ा और हुमायूं के समय एक अफगान सेनापति कौन शेरशाह सूरी आता है और शेरशाह सूरी उस हुमायूं को युद्ध में पराजित करके और भगा देता है। तो बीच में मुगल काल में एक नए वंश सूर साम्राज्य की स्थापना होती है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सूर साम्राज्य। देखिए, सूर साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था फरीद, ठीक है। इसको शेर खां भी कहा जाता था, ठीक है। ये फरीद कौन था? यह फरीद सूर साम्राज्य में हसन खां का पुत्र था। हसन खां का पुत्र था और यह हसन खां दक्षिण बिहार में सासाराम बिहार का जमींदार था, ठीक है। इस फरीद को शेर खां की उपाधि बहार खां ने दी थी। बहार खां ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी। क्यों दी थी? क्योंकि एक दिन शेर खां ने निहत्थे ही यानी बिना किसी हथियार के और एक शेर को मार दिया था, ठीक है। निहत्थे शेर को मार दिया, इसलिए किसने? बहार खां ने इसे कौन सी उपाधि दी? शेर खां की उपाधि दी। इसका नाम शेरशाह सूरी भी मिलता है। हमने पढ़ लिए थे इसके पहले 2 युद्ध। पहला युद्ध पढ़ा था 1539 में। जो युद्ध हुआ था वो था चौसा का युद्ध और ये चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर खां के मध्य, ठीक है। और दूसरा युद्ध भी पढ़ लिया था 1540 में, कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। यह भी हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद हुमायूं भारत से बाहर चला जाता है और यह फरीद शेर खां जो होता है वो भारत में सूर साम्राज्य की स्थापना कर लेता है। इसके बाद में यह फरीद खां राजस्थान के शासकों के बढ़ते शौर्य को, पराक्रम को देख करके उन पर युद्ध करने के लिए आता है, यानी राजस्थान में युद्ध करने आता है। और युद्ध के दौरान 1544 में एक युद्ध होता है जैतारण या पाली का युद्ध। यह युद्ध जो होता है वो देखिए किस किस के मध्य होता है कि राजस्थान में जो मारवाड़ रियासत थी उस मारवाड़ का शासक था राव गांगा, ठीक है। और इस राव गांगा का पुत्र था मालदेव, ठीक है। ये राठौड़ वंश से थे, ठीक है। मारवाड़ रियासत में इनका शासन था। अब जैतारण पाली में युद्ध होता है किस किस के मध्य में? शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच। इस युद्ध में क्या होता है कि
कि शेरशाह सूरी और मालदेव को धोखा देता है, यानी इसके साथ में छल करता है। छल कैसे करता है कि मालदेव के दो सेनापति होते हैं, एक का नाम होता है जैता, ठीक है, और दूसरा होता है कूपा। ये दोनों कौन है? मालदेव के सेनापति। शेरशाह सूरी क्या करता है कि युद्ध प्रारंभ होने से पहले एक पत्र मालदेव के लिए भिजवा देता है, ठीक है, और पत्र में क्या लिखता है कि मालदेव जब सुबह युद्ध प्रारंभ होगा तो तेरे जो दोनों सेनापति हैं जैता और कूपा वो युद्ध प्रारंभ होते होते और मेरी तरफ मिल जाएंगे, ठीक है। और एक एक पत्र यह शेरशाह सूरी इन दोनों के लिए भी भिजवा देता है, ठीक है। और इन पत्रों में ये क्या लिखता है दोनों के लिए कि जैता और कूपा जब सुबह युद्ध प्रारंभ होगा तो युद्ध से पहले जो आपका शासक है, जो आपका राजा है, वह युद्ध से भाग जाएगा, यानी कि पहले ही भाग जाएगा। सुबह जैसे ही ये उठते हैं, ठीक है, अपने शिविर में, तो अपने पास में इन पत्रों को पड़ा हुआ देखते हैं तो पत्र को मालदेव पढ़ लेता है। उसमें यह बात लिखी हुई होती है कि युद्ध प्रारंभ होते ही जो सेनापति हैं जैता और कूपा वो हमारी तरफ मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस पत्र को पढ़ करके मालदेव युद्ध मैदान को छोड़ करके भाग जाता है। लेकिन जैसे ही सुबह युद्ध प्रारंभ होता है तो जैता और कूपा इस शेरशाह सूरी से संघर्ष करते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो मुश्किल से शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीतता है, ठीक है, और मुश्किल से जीतने के कारण ही शेरशाह सूरी इस युद्ध के बारे में कहता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है, यह महत्वपूर्ण कथन है। किस शासक ने कहा था? शेरशाह सूरी ने। किस युद्ध में कहा था? जैतारण अथवा पाली के युद्ध में। यह कथन कैसे था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि शेरशाह सूरी ने जो वीर सेनापति थे जैता और कूपा, उनसे जब युद्ध किया तो जैता और कूपा ने भयंकर आक्रोश दिखाते हुए शेरशाह सूरी की सेना को पछाड़ने का प्रयास किया, लेकिन अंत में शेरशाह सूरी जीत जाता है और इस युद्ध के बारे में कहता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है, इसके बाद में जोधपुर पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इधर देखिए कि 1544 में कालिंजर युद्ध या अभियान के तहत बारूद में आग लगने से शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद में जो शासक बनता है वो इस्लाम शाह बनता है और यह शासक 1553 तक रहता है। इस शेरशाह सूरी ने अपने जीवन में निर्माण में सुधार कार्य किए थे, जिनमें भूमि की माप व लगान को व्यवस्थित करने के लिए गल्ला बख्शी, मुक्ताई, बटाई, आदि प्रचलित की थी। इसके अलावा इसने 4 बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया।
जिनमें सबसे बड़ी जो सड़क है वह है बंगाल के सोनार गांव से लेकर के पेशावर तक। ठीक है, इस सड़क को जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछ लेता है जीटी रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो आंसर होगा शेरशाह सूरी। इसने अपने शासनकाल में तांबे का 380 ग्रेन का दाम यानी रुपया चलवाया था और चांदी का 178 ग्रेन का रुपया चलाया था। ठीक है, इसका जो मकबरा है शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है और यह मकबरा डमरू की आकृति वाला है। ठीक है, तो ये हुआ अपना शेरशाह सूरी। एक बार दोबारा देखिए सूर साम्राज्य के बारे में कि सूर साम्राज्य का जो संस्थापक था वो फरीद, जिसका दूसरा नाम था शेर खां। यह फरीद हसन खां का पुत्र था जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम बिहार का जमींदार था। ठीक है, बहार खां ने किसको फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी क्योंकि इसने निहत्ते ही एक शेर को मार दिया था। ठीक है, शेरशाह सूरी भी इसका नाम मिलता है। शेरशाह सूरी ने जो युद्ध लड़े उनमें पहला था 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा। यह हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। 1540 में कन्नौज और बेलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ। इस युद्ध के दौरान हुमायूं हार जाता है और बाहर चला जाता है। इसी दौरान भारत में सूर साम्राज्य की स्थापना होती है। इसके बाद 1544 में जैतारण पाली का युद्ध होता है और यह युद्ध मारवाड़ का एक शासक होता है गांगा, उसका पुत्र होता है मालदेव। इस मालदेव को हसमत वाला शासक भी कहा जाता है। ठीक है, इस मालदेव के जो सेनापति होते हैं वो होते हैं जैता और कोपा। यह उनके साथ में यानी जो शासक होता है राठौड़ वंश का मालदेव, उसके साथ में छल करता है। मालदेव युद्ध मैदान छोड़ जाता है, लेकिन इसके जो सेनापति हैं जैता और कोपा ये भयंकर युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय होती है। इस युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी कहता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के बादशाहत खो देता। इसके बाद में 1544 में कालिंजर अभियान के तहत बारूद फटने से और इसकी मृत्यु हो जाती है शेरशाह की और शासक बनता है इस्लाम शाह, जो 1553 तक शासक रहता है। लेकिन इसके बाद अयोग्य शासकों के कारण सूर साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लग जाता है। शेरशाह सूरी ने निर्माण और सुधार कार्य भी किए थे कि भूमि की माप व लगान को निर्धारित किया था, गल्ला बख्शी, मुक्ताई, बटाई आदि प्रथाएं लागू की थी और इसने अपने जीवन में 4 बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया था, जिनमें सबसे बड़ी जो सड़क है वो बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक है। इस रोड का नाम है ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, और इसने तांबे का 380 ग्रेन का एक दाम और चांदी का 178 ग्रेन का दाम का रुपया चलाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में डमरू की आकृति वाला है। ठीक है, तो यह आपको समझ में आ गया होगा शेरशाह सूरी और सूर साम्राज्य। यहां तक नोट कीजिए। अब पढ़ेंगे हम अकबर। देखिए, मुगल वंश का अगला शासक है अकबर, जिसका शासनकाल है 1556 से लेकर के 1605 तक। ठीक है, देखिए अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था।
13-14 वर्ष की अल्प आयु में ही अकबर का राज्याभिषेक बैराम खां द्वारा किया गया। ठीक है, और इस बैराम खां को अकबर का संरक्षक बनाया गया। ठीक है, इसी दौरान जब बैराम खां अकबर का संरक्षक था तो नवंबर 1556 में बैराम खां और अफगान सेनापति हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। ठीक है, पहला युद्ध पानीपत का 1526 में बताया था मैंने। ठीक है, तो पानीपत के इस दूसरे युद्ध में हेमू हार जाता है। ठीक है, और बैराम खां जीत जाता है। इसके बाद में अकबर राजस्थान के राजपूत शासकों की बढ़ती हुई शक्ति को दबाने के लिए राजस्थान की तरफ आता है और सबसे पहले एक दरबार का आयोजन करता है 1570 में, और दरबार का आयोजन नागौर में करता है, इसलिए इसे कहा गया था नागौर दरबार। इस नागौर दरबार का आयोजन अकबर इसलिए करता है क्योंकि राजस्थान के जितने भी शासक हैं उन सबको अपने अधीन रखना चाहता है, यानी अधीनता स्वीकार करवाना चाहता है। तो अधीनता स्वीकार करने वाले राजस्थान के शासकों में मारवाड़ व बीकानेर के शासकों ने अधीनता स्वीकार कर ली इस नागौर दरबार में। और राजस्थान में सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला कछवाहा वंश का शासक भारमल होता है। ठीक है, और यह भारमल क्या करता है, अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ में कर देता है और भारमल अकबर के दरबार में अपने पुत्र भगवंत दास व पौत्र मानसिंह की नियुक्ति कर देता है। ठीक है ना। अकबर मेवाड़ के महाराणा प्रताप को भी अपने अधीन करने के लिए शिष्टमंडल भेजता है, यानी महाराणा प्रताप को भी अधीन करना चाहता है, लेकिन महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। इसलिए महाराणा प्रताप का अकबर के सेनापति मानसिंह व आसफ खां की संयुक्त सेना से युद्ध करना पड़ता है और यह युद्ध होता है 1576 में। ठीक है, जून 1576 में। इस युद्ध का जो नाम होता है वो होता है हल्दी घाटी का युद्ध। इस युद्ध में कोई निर्णय नहीं होता है, महाराणा प्रताप भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। युद्ध समाप्ति होने के बाद में अकबर वहां से चला जाता है तो महाराणा प्रताप अपने अधिकार क्षेत्रों को पुनः वापस ले लेता है और सामंतों को उनकी जागीरें प्रदान कर देता है। इसके बाद में अकबर सन 1600 में अहमदनगर पर विजय प्राप्त करता है।
और इसके बाद में सन 1601 में अकबर असीरगढ़ पर अधिकार करता है। और यह असीरगढ़ वाला जो अभियान है यह अकबर का अंतिम अभियान होता है। ठीक है, इसके बाद इधर देखिए, गुजरात विद्रोह को दबाने के कारण अकबर अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि प्रदान करता है। ठीक है, इसके बाद में 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया जाता है। मैंने बताया था जजिया कर तुगलक वंश में फिरोज तुगलक ने प्रारंभ किया था। इसके बाद में 1575 में अकबर धर्म शास्त्रीय चर्चा हेतु इबादत खाने का निर्माण करवाता है। ठीक है, और 1581 में दीन ए इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन करता है। इस धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू बीरबल होता है। ठीक है, और इस धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल होता है। ठीक है, 1583 में अकबर द्वारा इलाही संवत के नाम से कैलेंडर जारी किया जाता है। इसके अलावा अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। और अकबर ने राजस्थान में अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, जिनमें सबसे पहले जो कछवाहा वंश का भारमल है वो अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। अंत में 1605 में अकबर एक लंबी बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो ये रहा अकबर मुगल शासक। अकबर का जो शासन काल है वो 1556 से लेकर के 1605 है। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। इसका राज्याभिषेक बैराम खां द्वारा किया गया था। बैराम खां को ही अकबर का संरक्षक बनाया गया था। 1556 में बैराम खां और हेमू के मध्य में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें हेमू की गर्दन में तीर लगने से वह मर जाता है और हार होती है। 1570 में अकबर नागौर दरबार का आयोजन राजस्थान के शासकों को अपने अधीन करने के लिए करता है, जिसमें मारवाड़ में बीकानेर के शासक अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और सबसे पहले अकबर से संधि करने वाला जो शासक है वो है कछवाहा वंश का भारमल। इस भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और भगवंत दास व पौत्र मानसिंह को उसके दरबार में नियुक्त कर दिया।
महाराणा प्रताप को अधीन करने का प्रयास भी करता है, लेकिन महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। तो महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह व आसफ खां के मध्य युद्ध होता है जून 1576 में। यह युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें महाराणा प्रताप इस अधीनता स्वीकार नहीं करता, यानी निर्णय नहीं होता है। अकबर 1600 में अहमदनगर पर विजय प्राप्त करता है और 1601 में असीरगढ़ पर भी अधिकार कर लेता है, जो अकबर का अंतिम अभियान था। गुजरात विद्रोह को दबाने के कारण अकबर अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि प्रदान करता है। अकबर द्वारा 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया जाता है। 1575 में धर्मशास्त्रीय चर्चा हेतु फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करता है। 1581 में दीन इलाही धर्म का प्रवर्तन करता है, जिसको अपनाने वाला पहला हिंदू राजा बीरबल होता है, और इस धर्म का जो प्रधान पुरोहित होता है वो अबुल फजल होता है। 1583 में इलाही सम्मत नाम से कैलेंडर जारी करता है और अकबर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करता है। ठीक है, और अंत में 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यह आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे पढ़ाएंगे जहांगीर। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इससे संबंधित जो भी नोट्स हैं वो पीडीएफ फाइल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।